हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप सभी। मैं सुशील सरोहा फ्रॉम सरोहा पब्लिकेशन आपका आप ही के चैनल पर अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत सारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस थे कि अब हमारा पेपर हो चुका है तो अब हमें इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए। इट मीन्स हम किसी नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट करें या फिर अपना इंटरव्यू की तैयारी करें। तो अब ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कितने प्लस मतलब कितने मार्क्स प्लस पर हमारा जो है इंटरव्यू का कॉल आएगा या फिर नहीं आएगा। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उससे पहले बेटा, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड या आगे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा जॉब से रिलेटेड तो वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। और साथ में सरोहा पब्लिकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि किसको इंटरव्यू की तैयारी करनी है और किसे नहीं करनी है। ठीक है, अब देखो, सब मैक्सिमम जो पेपर थे वो 180 मार्क्स के थे, पीआरटी का भी, टीजीटी का भी और पीजीटी का भी। ठीक है, तो लगभग लगभग जिनके 130 प्लस मार्क्स हैं, 130 के लगभग, 128, 130, 135, 140, ठीक है, ऊपर तो आप कितना भी चले जाओ। क्लियर, इसके नियर बाय अगर आपका स्कोर है तो आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और अब आज मैं जो इस वीडियो में आपको जो 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 भी मेरा एक्सपीरियंस है उसमें जो आपको टिप्स दूंगा वो केवल इस वे में टिप्स होंगे कि वो आप घर पर कर सकते हो। उसके लिए आपको भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है और अभी कोचिंग की तरफ मत भागिए, क्योंकि अभी आपको कंफर्म नहीं है कि आप कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हो। क्लियर, क्योंकि अभी कोचिंग वाले जो है, हर कोचिंग वाला जो भी कोचिंग वाले जो भी होंगे वो आपको 10 से 15 20 क्लासेस देंगे। जो भी आपसे पेमेंट लेंगे वो चाहे कितनी भी पेमेंट क्यों ना हो। तो अभी आप ज्वाइन करेंगे तो वो अभी आपको लगभग लगभग 20 दिन के अराउंड आपको फ्री कर देंगे। ठीक है, तो आपको कोचिंग अगर लेनी है तो कोचिंग आपको लेनी है जब आपका कट ऑफ में नाम आ जाए। ठीक है, या फिर आपको एक आइडिया हो जाए कि कट ऑफ कहां तक जा रही है। क्लियर, तब आपको अपना कोचिंग कोचिंग की तरफ बढ़ना है। अदरवाइज जब तक आप अपना घर पर जो इंटरव्यू है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे कि हमें कैसे क्या करना है। अब जैसे देखिए, जो टीजीटी पीजीटी है उनका जो स्कोर है वो लगभग लगभग 130 के अराउंड में आपका लिस्ट में नाम होगा। ठीक है, एक आध पेपर का इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर टीजीटी और पीजीटी के जो पेपर थे वो एक ही शिफ्ट में थे, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, रही बात पीआरटी की, तो पीआरटी की जो सीटिंग थी वो लगभग लगभग 5 से 6 शिफ्ट में पेपर था और अलग अलग डेज में पेपर था। ठीक है, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन होना बिल्कुल स्वाभाविक है, वहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा। तो वहां पर किसी शिफ्ट के नंबर घटेंगे और किसी शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, अब वो जो है पेपर की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन से में घटेंगे और कौन से में बढ़ेंगे। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या करना है। ठीक है, पीआरटी की अगर मैं बात करता हूं तो पीआरटी में देखिए, इंग्लिश की मैं अगर बात करूं या हिंदी की बात करूं या फिर ये लैंग्वेज की बात जो है वो सभी के लिए, चाहे वो पीआरटी का, चाहे टीजीटी का, चाहे पीजीटी का है। ठीक है, देखो अक्सर जो है हर बच्चे को एक लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है। जिसका हिंदी मीडियम है उनको इंग्लिश में दिक्कत आती है और जिनका इंग्लिश मीडियम है उनको हिंदी में प्रॉब्लम आती है। तो अब एक बात ध्यान रखना बेटा कि आपको इंटरव्यू जब आप देने जाओगे तो आपको दोनों लैंग्वेज का आइडिया होना जरूरी है, या मैं ये बोलूँ कि नॉलेज होनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चा है उसको इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो एक सिंगल आदमी नहीं बैठा होगा, इंटरव्यू के लिए पूरा पैनल बैठता है। लगभग लगभग 5 से 6 फैकल्टीज बैठती हैं जो केवीएस की ही फैकल्टीज होती है। उसमें प्रिंसिपल भी हो सकता है, वाइस प्रिंसिपल भी हो सकता है, पीजीटी टीचर्स भी हो सकते हैं, टीजीटी टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अब वो जो पैनल बैठेगा उसमें कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो इंग्लिश मीडियम से, या मान के चलो जिनको इंग्लिश ज्यादा आती होगी हिंदी कम आती होगी। फॉर एग्जाम्पल, साउथ जो साउथ इंडियन जो होते हैं उनके पास हिंदी में थोड़ा सा हाथ टाइट होता है, बट इंग्लिश वो अच्छी खासी बोलते हैं। तो मान के चलिए उन्होंने ही आपसे कुछ क्वेश्चन किया तो आप वहां पर फिर ये बोलते हुए थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करेंगे कि नहीं सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं हिंदी में जवाब दूंगी या दूंगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन हमें जो है एक ऑप्शन मिला है तो उसको हम थोड़ा सा लूज ना करें। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल टीचर का तो क्या लगना है, टीचर को तो बस लिख कर दे देना कि भाई मैं इस इंटरव्यू से सेटिस्फाइड नहीं हूं या मेरी तरफ से इतने पॉइंट्स हैं, मेरी तरफ से इतने पॉइंट्स हैं। तो वो तो आपकी जॉब को तो खा जाएगा ना, कहने का मतलब। तो कहने का मतलब ये है
कि अगर आपका हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश इतनी जरूर हो कि आप अपना जो इंट्रो है, जो भी इंट्रोडक्शन है, वो आप इंग्लिश में दे सको। ठीक है। हाँ, आपसे पूछा जाता है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी में कंफर्टेबल हो या इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, ये पूछा जाता है। लेकिन अब आप ये बात ध्यान रखना कि जब पैनल बैठता है तो उसमें से एक ना एक सड़ू या खड़ूस होगा, जरूरी नहीं कि वो आपको ऑप्शन दे। और हर जिस मतलब इंटरव्यू के लिए क्या होती है, शिफ्ट लगती हैं और जगह भी आपको डिसाइड करके दे देते हैं कि भाई आपका सेक्टर 7 में है, आपका यहाँ पर है, आपका यहाँ पर है। मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग जगह के अलग अलग स्लॉट मिलेंगे। तो जरूरी नहीं कि एक जगह पर सेम पैटर्न पूछा गया है तो दूसरी जगह पर भी सेम पैटर्न पूछा जाए। एक पैटर्न पर अगर जो लोग हैं वो थोड़े पोलाइट हैं तो दूसरे में भी पोलाइट हों, ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम भी जो इंटरव्यू हुआ था तो जो अलग अलग शिफ्ट हुए थे, जैसे किसी का बेंगलोर में था, किसी का दिल्ली में था, किसी का किसी में था, तो बच्चों का फीडबैक ये आया था कि उधर का जैसे बेंगलोर की तरफ का एक्सपोज करके चलते हैं कि बेंगलोर की तरफ की जो टीम थी वो अच्छी थी, दिल्ली की तरफ की जो टीम थी वो गलत थी, ये था वो था, इतने बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के थे कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सारा का सारा जो डिसाइड करेगा वो पैनल डिसाइड करेगा। ठीक है, जो पैनल बैठा हुआ है, और एक टीचर नहीं होगा, पैनल होगा, और पैनल में हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होगा। तो आपसे जो क्वेश्चंस किए जाएंगे वो अलग तरीके से किए जाएंगे। तो सबसे पहले चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, उनको ये बात ध्यान रखना आप दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल होने चाहिए। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल एक्स्ट्रा नॉलेज आपको होनी चाहिए, बट एटलीस्ट सामने वाला जो बात कह रहा है उसको आप पकड़ पाओ, समझ पाओ, और उसमें थोड़ा सा जवाब दे सको। ठीक है। ऐसा ही मैं अगर उल्टा करता हूँ इंग्लिश मीडियम वालों का, इंग्लिश मीडियम वालों के पास हिंदी की प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो प्रॉपरली हिंदी नहीं समझ पाते या नहीं बोल पाते। तो आप ध्यान रखना कि जब आप क्लास लेने जाएंगे, खासकर पीआरटी वाले, तो पीआरटी वालों को सब्जेक्ट एक से ज्यादा पढ़ाने पड़ते हैं। तो वहां पर अगर मान के चलो कि आपको हिंदी पढ़ाने के लिए दे दिया गया तो आप कैसे पढ़ाओगे, या फिर बच्चे जो हैं ज्यादा हिंदी मीडियम के हैं तो फिर कैसे पढ़ाओगे। तो कहने का मतलब आपको क्या करना है कि लैंग्वेज को अपनी को स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे वो आपका हिंदी मीडियम है चाहे वो आपका इंग्लिश मीडियम है। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। साथ में अब आपका बना सीडीपी, जो मेन सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा फिर अब आपका सीडीपी। तो सीडीपी को बेटा आप पढ़ते रहो। ठीक है, क्योंकि सीडीपी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका मेन सब्जेक्ट तो अब सीडीपी रह गया है ना, और मैथ और ईवीएस हो गया, तो वो तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ की आपके ने एनसीईआरटी पढ़ी ही थी। ठीक है, उससे काम चल जाएगा। बट जो साइकोलॉजी है उसको पढ़ते रहो, क्योंकि जनरली साइकोलॉजी से हमेशा इंटरव्यू और क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आरटी, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ठीक है, पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन, महात्मा गांधी का क्या कॉन्सेप्ट था एजुकेशन में, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं ये ज्यादातर पूछे जाते हैं इंटरव्यू के थ्रू। ठीक है, तो इनके ऊपर भी ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जो आपका बेसिक नॉलेज है, जो भी आपकी बेसिक नॉलेज है मैथ की, जो कि आपका 5th क्लास तक हो गया, ठीक है, ईवीएस की 5th क्लास तक हो गया, हिंदी 5th क्लास तक, इंग्लिश 5th क्लास तक, इनकी भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कहने का मतलब इंट्रोडक्शन होने के बाद जो बमबारी होगी वो सीधा सब्जेक्ट्स को लेकर होगी, और सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट क्या है और किसमें क्या 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 दिया गया है। दूसरा, जो पीआरटी की कट ऑफ है वो थोड़ी सी अप डाउन रहेगी, क्योंकि जो टीजीटी वाले थे या पीजीटी वाले थे उनकी एक एक सीट थी, तो उनका 130 के लगभग में काम चल जाएगा। पीआरटी वालों का हो सकता है कि 140 के लगभग आपका काम चले, इट मीन 140 प्लस की आपकी कट ऑफ जाए। बट अब मान के चलो किसी के अगर 130 बन रहे हैं या 132 बन रहे हैं, उनको आशा नहीं छोड़नी है, क्योंकि पेपर आपको पता है कि बेटा थोड़ा सा लीक भी चल रहा है। डेली आपको कहीं ना कहीं एक न्यूज में या कहीं ना कहीं एक वीडियो आपको डेली देखने को मिल रही होगी कि वहां पर पकड़े गए, वहां पर पकड़े गए, वहां पर पकड़े गए। तो देखो, जो आपकी ये नकलची हैं या जो लैब को वो कर लेते हैं, लैब का डेस्कटॉप उठा लेते हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब चोर मान लो सीधा सीधा, ये चोरी कभी भी नहीं रुक सकती, क्योंकि जहां पर बात पैसे की आगे बेटा ये चलेगा ही। ये पहले भी होता आया है, अभी भी है, और आगे भी होगा ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन जो लैब है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। क्योंकि जो भी मान के चलो मुझे ही लैब ओपन करनी है स्कूल ये पेपर दिलवाने की, तो मेरा एक इंडिविजुअल नाम से रजिस्ट्रेशन होगा, उसी के ऊपर लैब खुल जाएगी। अब मान के चलो एक आदमी को खरीदना जो है वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो ओनर है उसके सामने जब आप पैसा रखोगे तो वो ओके कर देगा, है ना।
तो जहां पर पैसा आएगा ये काम नहीं रुकेंगे, ये पहले भी होते आए हैं, अब भी चल रहे हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली एक्शन लेती नहीं है और उसकी वजह से ये चीजें चलती जा रही है। तो या तो पेपर ऑफलाइन हो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन में इतनी कड़ी सख्ताई कर दी जाए ताकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं एटलीस्ट उनका भविष्य जो है वो खतरे में ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम टीजीटी की। टीजीटी में वही आपको मीडियम का ध्यान रखना, जो भी आपका मीडियम है वो ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपको चाइल्ड डेवलपमेंट भी पढ़ना है क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन किए जाएंगे। फिर बात करते हैं आपके सब्जेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल टीजीटी हिंदी जिसका है, टीजीटी हिंदी वालों को आपको पोयम, ठीक है, आनी चाहिए। और पोयम जो है जब आपसे पूछी जाएगी कि ये कौन सी बुक से पोयम ली गई है या किस राइटर की पोयम है, या आपको ये भी बोला जा सकता है कि आप इस पोयम को कैसे पढ़ाओगे, तो आपका जो है जेस्चर्स के थ्रू आपको पढ़ाना पड़ेगा। इट मीन्स फेस पर आपके एक्सप्रेशंस आने चाहिए जो भी आपके पोयम में वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, तभी वो इफेक्टिव माना जाएगा। अदरवाइज आपने सिंपली खड़े होकर उस पोयम को सुना दिया तो वो आपका इफेक्टिव नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रहे। वहां से हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपको नेगेटिव पॉइंट दे कि भाई नहीं, इनको पढ़ाने का लहजा या तरीका नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको आपकी बेसिक लैंग्वेज के जरूर, जो बेसिक लैंग्वेज है उसके जो रूल्स हैं वो जरूर क्लियर होने चाहिए। हमेशा इंटरव्यूअर ये देखता है कि आपको कितने लेवल तक नॉलेज है। वो एक हाई लेवल का क्वेश्चन भी पूछेगा और एक बिल्कुल लिस्ट लेवल का क्वेश्चन भी पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका हिंदी है तो आपसे पूछ लेगा कि भाई शब्द की परिभाषा क्या है, या फिर वर्ण की परिभाषा क्या है, या भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों में हमने ये देखा कि जब वो बहुत ज्यादा एडवांस पढ़ लेता है तो एडवांस पढ़ने के बाद उसके जो बेसिक्स क्वेश्चंस हैं वो गलत होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो गलत होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी आपके सब्जेक्ट की आपसे रिलेटेड है और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो छोटी चीजों को अवॉइड ना करें कि भाई नहीं ये तो कौन ही पूछेगा। कई बार एग्जामिनर वही चीजें पूछता है कि क्या आपको बेसिक से नॉलेज है या फिर बेसिक से नॉलेज नहीं है। फिर बात करता हूं आपकी एनसीईआरटी की। तो जो भी हिंदी की 12th क्लास तक की एनसीईआरटी है लगभग उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप टीजीटी का फॉर्म भर के बैठे हो 6th 7th 8th का, तो जरूरी नहीं है कि 8th क्लास तक ही क्वेश्चन किए जाएंगे, 10th 12th की एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट बना हिंदी साहित्य है और साहित्य आपका एमए तक भी चलता है, पीएचडी भी आप करते हो, तो क्वेश्चन आपसे किसी भी लेवल का पूछा जा सकता है। और एक बात ध्यान रखना, जो इंटरव्यूअर हैं उनको 8-8 10-10 साल का एक्सपीरियंसेस है, उनको एक्सपीरियंस है 8 से 10 साल का, और वो भी पेपर क्लियर करके लगे हुए हैं, आपसे पहले लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको नॉलेज नहीं होगी, उनको अच्छी खासी नॉलेज होगी, तो वो आपको कहीं भी उलझा सकते हैं, कहीं भी फंसा सकते हैं, यह ध्यान रहे, ठीक है। अब बात करते हैं टीजीटी इंग्लिश की। टीजीटी इंग्लिश में भी वही सेम चीज रहेगी कि आपसे कोई भी एक पोयम ले लेगा, तो पोयम को आपको विद जेस्चर्स आपको परफॉर्म करना है, प्लस साथ में आपको इंग्लिश के जो बेसिक्स क्वेश्चन हैं वो जरूर पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे वर्ड की डेफिनेशन पूछ लेगा, ठीक है, आपसे नाउन की डेफिनेशन पूछ लेगा, क्लियर, और कुछ नहीं तो आपसे सेंटेंस की डेफिनेशन पूछ लेगा, भाई सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ये जो सेंटेंस है, वर्ड है, ये आप डेली पढ़ते हो, है ना, तो ये आपको लगता है कि यार ये कि तो क्या वेस्ट की चीज है, ये भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब सामने वाला पूछता है इतनी बेसिक चीज, तो आपका माइंड चल रहा था हायर की तरफ, आप सारे लिटरेचर के जो आपके राइटर्स थे आप उनके पीछे थे, ठीक है। अब उसने पूछ लिया बेसिक सा क्वेश्चन, तो आप वहां पर थोड़ा सा उलझ जाते हो। तो ये बात आपको प्योरली ध्यान रखनी है कि जो भी आपका बेसिक चीजें हैं वो आपको याद रहें। साथ में अब आपको भी एनसीईआरटी फॉलो करनी है 12th क्लास तक की। 12th क्लास के एनसीईआरटी से लगभग क्वेश्चन किया जाएगा और उसके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपसे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं एसएसटी की। तो सोशल साइंस में भी वही है कि एनसीईआरटी आपको 12th तक लेकर चलनी है, ठीक है। खासकर जो है आपको ज्योग्राफी अच्छे से तैयार करनी है एसएसटी में, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड वो टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और कोई टॉपिक भी आपको पढ़ाने के लिए दिया जा सकता है कि आप इसे कैसे पढ़ाओगे, हिस्ट्री से कैसे पढ़ाओगे, ज्योग्राफी से कैसे पढ़ाओगे, पॉलिटी से कैसे पढ़ाओगे, ठीक है। पॉलिटी में आर्टिकल आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब भी एग्जामिनर बैठेगा तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आर्टिकल से पूछने के, जो कि थोड़ा सा याद भी कम होते हैं लोगों को, और दूसरा वो उनको क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो इस वजह से भी आपको दिक्कत आती है।
और जितने भी हमारे पास हाँ मैथमेटिक्स की ओर बात करते हैं। मैथमेटिक्स भी आपके पास 12th क्लास तक का आपका बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है, जिसमें से 10th क्लास तक तो आपको तकरीबन सब कुछ आना चाहिए, ठीक है, 10th क्लास तक। अब दूसरा मैथ में जो है ना, आपसे कोई भी एक टॉपिक दे देंगे कि आप कैसे पढ़ाओगे। अब मैथ जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने बोरिंग तरीके से या जो ट्रेडिशनल मेथड है उस तरीके से आपने पढ़ाया तो आपको दिक्कत आने वाली है। हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपको नेगेटिव मार्क्स दे। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी मेथड को किस तरीके से आपको पढ़ाना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ आप कैसे इंटरेक्टिव पढ़ा सकते हो। उसके लिए आप जो भी आपका टॉपिक है, कोई भी फॉर एग्जांपल सेट्स है, रिलेशंस हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन है, इसके लिए भले ही आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, बहुत सारी वीडियोज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और जिस टीचर का मेथड आपको बहुत इफेक्टिव लगे उसको आप एडॉप्ट कर लीजिए। अगर आपको वहां पूछा जाता है कि इस टॉपिक को आप कैसे पढ़ाओगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया मैट्रिक्स कैसे पढ़ाओगे, तो आपको एक क्वेश्चन देंगे, आप पढ़ाओ। तो वहां पर जो आपका जो इनिशिएटिव होगा वो इफेक्टिव होना जरूरी है। अगर इफेक्टिव नहीं हुआ तो वो फिर आपको नेगेटिव पॉइंट देंगे। तो मैथ वाले खासकर ध्यान दें, क्योंकि मैथ बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। आपको भी उतना ही टाइम मिलेगा इंटरव्यू में जितना और लोगों को मिला है ना। तो कहने का मतलब कम टाइम में आपको आउटपुट ज्यादा देनी है। तो आपको थोड़ा सा इफेक्टिव तरीका ढूंढना है हर टॉपिक का, कि आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके और इफेक्टिव या इंटरेक्टिव वे में किस तरीके से आप उसको पढ़ा सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है खासकर मैथमेटिक्स वालों को, ठीक है। और जो भी टीजीटी अब बच गए उनके लिए वही है, आपको थोड़ा सा चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, थोड़ा सा आपको जो सब्जेक्ट आपकी नॉलेज है वो आपको जरूर पढ़नी है, यही आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पीजीटी की। अब पीजीटी में भी वही अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, हिंदी है। तो इंग्लिश और हिंदी के लिए जो मैंने आपको टीजीटी के लिए बताया कि आपकी एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी का थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेना है। थोड़ा सा आपको नॉलेज जो है बीए और एमए लेवल की भी होनी चाहिए, क्योंकि अब आप जा रहे हो पीजीटी के लिए, ठीक है। तो एमए और बीए से रिलेटेड आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, साथ में वही बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर मैथमेटिक्स के लिए मैं अगर बात करूं तो मैथमेटिक्स के लिए अब फिर लेवल बढ़ेगा, क्योंकि अब आप जा रहे हो पीजीटी के लिए। 12th क्लास तक की तो एनसीईआरटी थी, उसके साथ साथ अब जो ऊपर आपने बीएससी में या बीटेक में या मतलब बीए विद मैथ में जो भी आपने पढ़ा 3 साल, वो मैथमेटिक्स प्लस एमएससी जो किया या एमए विद मैथ किया वो मैथमेटिक्स, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू के मूड में पहले से ही है कि भाई मुझे इस बच्चे को जज करना है कि इसको कितना आता है, किसको कितना नहीं आता है। और इंटरव्यू के लिए लगभग लगभग दुगने लोग बुलाए जाते हैं ताकि हम क्वालिटी या फिर क्रीम को छाट सकें, है ना। जब भी आपका जो कट ऑफ लगेगी उसमें जितने ही बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा लगभग लगभग 1.5 गुना या 2 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, ताकि उसमें से बिल्कुल क्रीम को छाटा जाए। तो वो क्रीम तभी छटेगी जब आप इफेक्टिव वे में चलोगे। तो जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिशनल वे में पढ़ा रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली ये करना है। और जितना भी अब पीजीटी मेरा रह गया, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, उसके लिए अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट है या साइकोलॉजी है उसकी नॉलेज, प्लस साथ में कौन सी नॉलेज, जो आपकी एनसीईआरटी प्लस आपका जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज वो आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स देता हूं जो आपको घर पर फॉलो करने हैं। जरूरी नहीं उसके लिए आपको कोचिंग की तरफ भागना पड़े, ठीक है। जिनको कोचिंग लेनी है भाई उनके लिए हो सकता है कि ये वीडियो उतनी यूजफुल ना हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेचारे जो या तो गांव से जुड़े हुए हैं या जिनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या और कुछ भी नहीं है, तो वो सिटी से दूर है, ठीक है। या फिर बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे है कि जहां पर इंटरव्यू की तैयारी नहीं करवाई जाती। दिल्ली में तो आप देखोगे तो हर दूसरे तीसरे इंस्टीट्यूट में आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाते हुए मिलेंगे, है ना। लेकिन जो दूसरी स्टेट्स है जरूरी नहीं वहां पर मिले। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है कि आप टेंशन ले रहे हो कि यार मैं दिल्ली से दूर हूं, या मान के चलिए कि मैं ऑनलाइन बैच लूं। या ऑनलाइन बैच लेने से बेटा देखो इंटरव्यू में उतना फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन में क्या करेंगे केवल वो वीडियोस डालेंगे, ठीक है, उसका उतना फायदा नहीं मिलेगा। फायदा अगर मिलेगा तो वो ऑफलाइन से ही मिलेगा। ऑफलाइन से ये इसलिए फायदा मिलेगा क्योंकि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जो आपके सामने चीजों को प्रेजेंट करेगा, तो आप वहां पर इन्वॉल्व हो, ठीक है। बट फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है। जिनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है उनके लिए कुछ बेसिक टिप्स मैं आपको दे रहा हूं जो आपको
कुछ ना कुछ हेल्प करेगी। ठीक है, पहली बात, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपकी जो ड्रेस है वो परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट इन द सेंस उस दिन आप थोड़ा सा फॉर्मल आप यूज कीजिए। जो फीमेल्स हैं जो मैरिड हैं वो साड़ी यूज कर सकते हैं, जो लड़कियां हैं वो अपना फॉर्मल ड्रेस ले सकती हैं और लड़के भी अपना फॉर्मल ड्रेस ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब उस दिन जितने चमकीले कपड़े आप कम करोगे उतना ही बेटर आपका रिजल्ट आने के चांसेस हैं। हालांकि वो आपको कपड़ों के ऊपर टोकेंगे नहीं कि आपने कपड़े ऐसे पहने हुए वैसे पहने हुए, नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोई भी गलत चीज ना करके चले ताकि उसको एक पॉइंट हमारा शॉर्ट मिले। ठीक है, तो जो ड्रेस है आपकी वो प्रॉपर थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में आपको जाना है। दूसरा एक बात ध्यान रखना है कि खुद को कॉन्फिडेंट रखना है, भले ही आप अंदर से ना हो बट आपको दिखाना नहीं है। ठीक है, भाई कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है ना, लेकिन वो बाहर से दिखाते नहीं दिखाते, तो उनको लोन भी कोई भी दे देता है या पैसे दे देता है कि भाई हाँ अच्छा खासा हिसाब किताब है। तो उनसे आप एक बात सुनना, उनका कहना ये होता है भाई मुझे दिक्कत है या मुझे नुकसान हो रहा है तो मुझे पता है, मैं दुनिया को क्यों बताऊं। तो कहने का मतलब हमें अंदर से डर लग रहा है तो मुझे पता है मुझे अंदर से डर लग रहा है, बट सामने वाले को क्यों जाहिर करे कि मुझे डर लग रहा है ना। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना है, आपको घबराना नहीं है। इट मीन्स जो भी इंटरव्यूअर है उसकी आंखों में आंखें डालकर आई कांटेक्ट बनाकर आप आंसर कीजिए। भले ही आपको आंसर नहीं आता, ठीक है, फिर भी आई कांटेक्ट बना के आप बात कीजिए कि सर मुझे इसका आंसर नहीं आता, तो प्लीज आप मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए जो भी आपको पूछना है, इसका मुझे आंसर नहीं आता। तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली रहोगे उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और जब आप कॉन्फिडेंट रहते हो तो जो इंटरव्यूअर है वो आपके साथ एक फ्रेंड सर्कल या फ्रेंड जोन आप मान के चलो कि वो क्रिएट करता है। इट मीन्स आपके साथ वो फ्रेंडली बिहेवियर करता है। तो जितना ज्यादा आपका लंबा इंटरव्यू चलेगा और जितना ज्यादा आपका फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा उतने ही ज्यादा सिलेक्शन है आपके सिलेक्ट होने के, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और वो 2 क्वेश्चन में ये कह देंगे भाई ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया, तो इट मीन्स वो चीजें क्या करते जा रहे हैं भाई, लपेटते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो है कॉन्फिडेंट रहना है। तीसरा, अब मैं लैंग्वेज की बात करता हूं खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो जो बच्चा हिंदी मीडियम का है उसको थोड़ा सा इंग्लिश पर फोकस करना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है। अब वो इंटरव्यू के लिए आपको कैसे इंग्लिश तैयार करनी है, मैं नहीं कहता कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करो, आप इंग्लिश में बिल्कुल अंग्रेज बन जाओ, नहीं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि एटलीस्ट आप अपना जो इंट्रोडक्शन है वो आप अपना इंग्लिश में दो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपना धीरे धीरे डेली, अभी आपके पास लगभग 20-25 दिन का टाइम है इंटरव्यू के लिए, मिनिमम मैंने टाइम बताया। 20-25 दिन के लिए आप अपना कोई भी इंग्लिश की बुक उठाओ, कोई भी इंग्लिश की बुक, आप अपनी वोकैब थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। साथ में डेली आपको क्या करना है, 1 घंटा मिरर के सामने खड़े हो जाइए, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बोलने की प्रैक्टिस कीजिए जो भी आपकी लैंग्वेज वीक है उसमें। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश वाले हिंदी में और हिंदी वाले इंग्लिश में। ठीक है, आप जो है अगर मान के चलिए आपकी इंग्लिश वीक है तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए और कुछ भी बोलो, चाहे कुछ भी, बट आपके मन से थॉट्स आने चाहिए, विचार आने चाहिए। स्टार्टिंग में हम गलत बोलेंगे बट धीरे धीरे 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में हम उसको करेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कहने का मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो घर से ही आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सीधा जाकर वहां पर इंटरव्यू दोगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको डेली क्या करना है, जो भी आपकी लैंग्वेज में वीकनेस है, चाहे वो हिंदी में चाहे इंग्लिश में है, उसकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो और उससे रिलेटेड आप अपने आप को प्रेजेंट करो मिरर के सामने। और उस आजकल तो फोन है उसकी रिकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, रिकॉर्डिंग करने के बाद आप जब वो सेशन खत्म कर लेते तो उसको ध्यान से सुनो और आप देखो कि आपने कहां पर गलती की और कहां पर आपके जेस्चर्स जो हैं वो चले गए, कहां पर वो आ गए। थोड़ा ऊंचा बोलना चाहिए, थोड़ा धीमा बोलना चाहिए, थोड़ा स्पीड से बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब सेल्फ असेसमेंट आपको करनी है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको ध्यान रखनी है जो आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको उसके लिए कोचिंग के लिए भागना पड़े या दिल्ली भागना पड़े, ये काम आप डेली कर सकते हो। और ये जब तक तो डेफिनेटली कर सकते हो जब तक आपका कट ऑफ नहीं आता है। कट ऑफ आने के बाद मान के चलो आपका अगर कट ऑफ में नाम है तो भले ही आप इंटरव्यू के लिए कोचिंग ले लेना,
या फिर दिल्ली आ जाना, जैसा भी आपको लगे वो बाद की बात है, बट एटलीस्ट जब तक तो हम जो 10-15 दिन का हमारे पास काम है एटलीस्ट उसको तो हम अच्छे से निभाएं। 10 से 15 दिन तो हम अपनी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करें। दूसरा, आपके कस्बे में या आपके गांव में या जहां भी आप रहते हो, अगर वहां पर और भी आपको ग्रुप मिलता है, आपको कोई और भी ग्रुप मिलता है, फॉर एग्जांपल आप के पड़ोस में है जो पीजीटी के का पेपर दिया है और आपने पीआरटी का दिया है, या आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल में है, या कोई भी है एबीजी जो केवीएस से रिलेटेड है, तो उनका आप ग्रुप बना सकते हो। उनसे आप फोन पर कम्युनिकेट कर सकते हो। कम्युनिकेट इन द सेंस कि आप डेली इंटरव्यू का एक सेशन रखो, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर लो, या आमने सामने हो जाए, जैसे मान के चलो एक ही गली में या रिश्तेदारी में या जो भी चीजें हैं, अगर आप साथ साथ बैठ सकते हो तो आप इंटरेक्ट करो क्वेश्चंस को लेकर कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर हॉबीज, इस टाइप से आप जब क्वेश्चन करोगे तो सामने वाला आपसे क्वेश्चन करे, आप सामने वाले से क्वेश्चन करो, तो उससे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, या फिर वो जो दिल्ली नहीं आ सकते या कोचिंग नहीं ले सकते, एटलीस्ट हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो एक दिन हमारे पास कुछ होगा। ठीक है, और एक यही सोच के बैठे रहे कि यार मैं तो दिल्ली नहीं जा सकता या मैं कोचिंग नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब साइंस भी ये कहती है कि जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं पहले उनको यूज करो, बाद में दूसरी की तरफ भागो। बट हमारा ब्लड मान लीजिए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट मान लीजिए, या एक ह्यूमन बिहेवियर मान लीजिए, कोई भी चीज मान लीजिए, हमें हमेशा ये लगता है कि वो चीज, उस चीज के बिना मेरा काम रुका पड़ा हुआ है जो मेरे पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कोई भी एक बुक आपने देखी, आप माइंड में ये मानते हो कि यार ये बुक है, केवल ये बुक में जिस दिन आ जाएगी ना उस दिन मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी या मैं पक्का सेलेक्ट हो जाऊंगा, है ना। उसके लिए आप पैसे जुटाते हो या पैसे लेकर आते हो और आपने किताब ले भी ली। अब वो किताब लाने के बाद वो मेज पर धूल चाटती रहेगी, आप उसको उठाकर नहीं देखते हो, लेकिन हमारा ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि केवल इस बुक की वजह से मेरा सिलेक्शन रुका पड़ा हुआ है, बस ये बुक और आ जाए फिर तो मेरी तैयारी पक्की है। बट ऐसा नहीं होता, ये हमारा केवल एक ह्यूमन बिहेवियर है जो चीजों को मतलब टालता है कि इसकी वजह से मेरा काम रुका पड़ा हुआ है। तो माइंड में ये बिल्कुल ना लेकर आए कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं दिल्ली नहीं जा सकता इस वजह से मेरा इंटरव्यू नहीं होगा। आपके पास रिसोर्सेज हैं, बस उसको इकट्ठा करना है और मैनेज करना है। तो जो भी आपके गांव में, आपके घर में, गली में, कस्बे में अगर कोई केवीएस से रिलेटेड है तो उनका एक ग्रुप बना लो और आपस में इंटरेक्ट करो। अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो सकती है, आधा घंटा आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कीजिए जिसमें आपके इंट्रो से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अगर ये कुछ भी नहीं हो पा रहा तो बेसिक टिप्स जो, जैसे यहाँ पर जो टीचर हैं, दिल्ली में जो टीचर हैं, उनकी वीडियो बनाकर हम टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर शेयर करेंगे। उनका मतलब उनके व्यूज लेंगे कि भाई बच्चे को अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर कैसे देना है, ये क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर कैसे देना है, ये चीज आएगी तो कैसे देना है। तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर वो मिलेंगी। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर वो मतलब जो क्वेश्चंस होंगे इंटरव्यू से रिलेटेड उनकी भी पीडीएफ मिलेंगी और साथ के साथ जो वीडियो लेक्चर होंगे वो भी मिलेगी। अगर बच्चों का रिस्पांस अच्छा रहेगा, इट मीन जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे जिनका हमें लगता है कि रिजल्ट आएगा, ठीक है, या जिनका लगता है कि भाई ये इंटरेस्टेड है, देखो टाइम पास करने वाले बहुत बच्चे हैं, ठीक है, तो टाइम पास वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका हमें लगता है कि भाई हाँ जेन्युइन इनका इंटरेस्ट है, उनके लिए हम एक जूम की मीटिंग के लिए टीचर प्रोवाइड करवा देंगे। जो जैसे कोई लैंग्वेज का टीचर होगा, जैसे इंग्लिश का टीचर होगा, या फिर जिसके पास इंटरव्यू स्किल्स होंगी या कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होंगी, तो उनको आपके साथ जूम मीटिंग में, ठीक है, एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेंगे। उसमें ऑर्गेनाइज करने से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे कि मैम या सर मेरे मुझसे अगर ये पूछा जाएगा तो मैं कैसे आंसर दूंगा या दूंगी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे। दूसरा, जो उन्होंने अलग अलग कंपनीज के जो इंटरव्यू फेस किए हैं उनको पता होता कि भाई इंटरव्यू जो है किस वे में क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है, किस तरीके से मुझे आंसर देना है। तो ये भी चीज हम कर सकते हैं। अगर बच्चे इंटरेस्टेड लगे तो उसके लिए कोई पेमेंट नहीं होगी, बस टीचर आएगा, 1 घंटा आपके साथ रहेगा और आपको बेसिक टिप्स देता रहेगा, प्लस आपके क्वेश्चन लेता रहेगा कि भाई
मतलब बेसिक क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे कि इनका आंसर कैसे देना है और इसको कैसे डाइवर्ट करना है, तो एक टीचर आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे अगर हमारे पास वो वाला ग्रुप बना जो इंटरेस्टेड होगा। इसका कोई पेमेंट नहीं होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करता हूं कि जितनी भी सूचनाएं, जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है वो आपके काम का हो। फिर भी अगर आपको लगा कि भाई नहीं ये केवल एक ज्ञान था, हमारे काम का कोई चीज इसमें नहीं थी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं थी। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आप अपना इसको अपने स्टेटस पर जरूर लगाइए, व्हाट्सएप का जो स्टेटस है उस पर जरूर लगाइए, ताकि और बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन जा सके, ताकि आप घर बैठकर ही इंटरव्यू की एटलीस्ट कुछ तैयारी तो कर सकें। इट मीन जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाओ तो उस दिन आप बिल्कुल नए नहीं हो, एटलीस्ट आपके पास कुछ ना कुछ नॉलेज है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा या आपको ये आपके लिए इम्पोर्टेंट लगा ये सेशन, तो आप इसको अपने व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए ताकि और बच्चों का भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही, और जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो मैं लेकर आता रहूंगा, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू।